नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th के इस बहुत ही शानदार से चैप्टर में। आज का हमारा चैप्टर काफ़ी इंस्पायरिंग है और ये है आपके और मेरे हमारे प्यारे बापू कर। बापू यानी श्री महात्मा गांधी जी, इनके बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर बेसिकली बताएगा आपको चंपारण सत्याग्रह की कहानी। चंपारण का सत्याग्रह ये बापू की ज़िंदगी का एक लाइफ चेंजिंग सत्याग्रह था। इससे पहले हाँ वो मोटिवेटेड थे, अफ्रीका में जो हुआ उनके साथ भेदभाव उससे वो मोटिवेटेड थे, लेकिन इंडिया में आके ये कहना कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इस बात की मोटिवेशन उनको चंपारण की वजह से ही मिली। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं किसने हम तक इस कहानी को पहुंचाया है। ये जो नाम है इंडिगो, ये इंडिगो का मतलब होता है नील। अब ये क्यों इस चैप्टर का टाइटल है ये मैं आगे आपको बताऊंगा कहानी में, तभी मजा आएगा। फिलहाल बात करते हैं किसने लिखा है। इसको लिखा है लुईस फिशर ने। कौन है लुईस फिशर? ये वॉलंटियर रह चुके हैं ब्रिटिश आर्मी के 1918 से 1920 तक। इतना ही नहीं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इतना ही नहीं, अपने एक्सपीरियंस की वजह से इन्होंने लिखी एक किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानती है कि ये जो किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुईस फिशर, ये गांधी जी पर लिखी हुई सबसे अच्छी किताबों में से एक है। बापू हैं, एक किताब नहीं लिखी गई, उन पे कई किताबें लिखी गई है। मैं पहले ही एक क्लियर कर दूंगा बात को कि आप में से बहुत लोग बिकॉज ऑफ फेसबुक, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम या कुछ पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है बापू के लिए बुरा सोचते हो। कई बार होता है जब बंदा 12th में होता है, फेसबुक पे इधर उधर पढ़ लेता है चीज़ें कि गांधी जी बेकार थे, वो भगत सिंह को बचा सकते थे, पाकिस्तान को बचा सकते थे। वो देखो, वो उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है उसको अभी पहले आप साइड में रख लो, क्योंकि ये चैप्टर आपके 12th से जुड़ा हुआ है, आपको मार्क्स देगा। तो मैं मानता ही हूँ वैसे गांधी जी को अच्छा, तो मैं एकदम अच्छा मानते हुए ही आपको बताऊँगा, अनबायस्ड तरीके से। ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम झूठी तारीफ करूँ। तो आप भी, ये अगर आपके दिमाग में कुछ नफरत है, कोई ओपिनियन है कि बुरे थे अच्छे थे, ऐसा कुछ भी आपके मन में है, तो उसको थोड़ा भूल जाओ और चैप्टर पे फोकस करना। ये ओपिनियन मत लाना कि मैंने तो फेसबुक पे पढ़ा था गांधी जी ऐसे थे, उन्होंने ये गलत किया था, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखो। शांति से चैप्टर को सुनो। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? जो हमारे ऑथर हैं लुईस, ये 1942 में बापू से मिले। ठीक है जी, बापू से जब मिले तो ऑफकोर्स इंटरव्यू हुआ, भाई साहब जर्नलिस्ट आदमी है और किताब भी लिख रहे थे गांधी पे। तो गांधी से जब पूछा कि कैसे आपको मोटिवेशन मिला, तो गांधी ने बताया था, ये कब मिले थे? 1942 में सेवाग्राम की जो कुटिया है, सेवाग्राम का जो आश्रम है, वहाँ मिले थे। तब गांधी जी ने बताया 1917 का एक इंसिडेंट, चंपारण की कहानी, वही चंपारण की कहानी जिसको आज हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं और हमने नाम दिया है इंडिगो। तो हुआ क्या था, कहानी की शुरुआत कैसे हुई समझना। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सबको थोड़ा बहुत तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब वो नहीं जो आज राहुल गांधी वाली कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत को आज़ाद करवाने के लिए बनाई गई हिंदुस्तान की, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें सरदार पटेल थे, नेहरू थे, नेहरू के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, CR गोपालाचार्य थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी बाद में आए थे। बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय नहीं थे राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन हुआ, मतलब साल में एक बार जो मीटिंग होती है, अलग अलग शहरों में होती थी, उस साल लखनऊ में मीटिंग हुई। ठीक है जी, इतनी बड़ी मीटिंग थी कि 2301 डेलीगेट्स थे। डेलीगेट मतलब जो लोग प्रेजेंटेशन देंगे, और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। अब इस कन्वेंशन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने गांधी जी की जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दिया। आइए बात करते हैं उस परिवर्तन की जिसने गांधी जी का हृदय और उसके बाद उनका जीवन परिवर्तित करके रख दिया। तो दोस्तों, उस कन्वेंशन में जैसा नॉर्मली होता है सब हुआ, डेलीगेट्स आए, गांधी जी की रिप्रेजेंटेशन हुई, और काफ़ी सारे लोग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मदद मांगने आते थे वो आए। इन्हीं में से एक आदमी था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बिहार, जिसको आज हम कहते हैं, वहाँ के चंपारण से आया हुआ था। ये बहुत ही एकदम सिंपल सा आदमी दिखता था, जैसा एक नॉर्मल सा आपको पीसेंट एक गरीब किसान मिलेगा, ठीक वैसा ही दिखता था। ये गांधी जी के पास आए राजकुमार शुक्ला जी, और बताते हैं कि साहब मैं हूँ चंपारण से। गांधी जी ने नाम नहीं सुना था चंपारण का।
तो उन्हें डिस्क्राइब किया कि ये हिमालय पर्वत जो है पहाड़ उसके नीचे है, नीचे मतलब उसकी तलहटी में है, नेपाल के पास में पड़ता है, और हम लोग बड़े परेशान हैं एक पुराने एग्रीमेंट को लेके। एक एग्रीमेंट है जिसमें नील उगाई जाती है। अब आप बोलोगे नील क्या होती है? नील को ही इंग्लिश में कहते हैं इंडिगो। मैंने कहा था चैप्टर का नाम बताऊंगा, ये है चैप्टर का नाम, इंडिगो। नील आप सबने अगर सुना हो, नाम देखा होगा आपने टीवी में, उजाला, उजाला सी सफेदी, टीवी में ऐड आती है ना, वो नीला डाले होता है, वो नील एक तरह से उसकी खेती होती है। आजकल तो वो फैब्रिक वाला है तो मशीन में बन जाता है, उस समय जर्मनी ने लॉन्च नहीं किया था ये मशीन वाला, तो है ना, खेती होती थी नील की। हालांकि कुछ कंट्रीज में मनाते, मैं आगे सब कुछ बताऊंगा आपको रीजंस। तो नील की खेती होती थी, उस नील को उगाने से रिलेटेड एक एग्रीमेंट था चंपारण के किसानों का, जिस एग्रीमेंट के चक्कर में वो अपना पैसा वापस चाहते थे। तो ऐसा कुछ केस है, मैं आगे आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। बहरहाल ये छोटा सा केस था, राजकुमार ने इतना तो नहीं समझाया, पर ये समझा दिया कि साहब प्रॉब्लम है, आप प्लीज हमारी मदद के लिए चलो। गांधी जी बिजी थे। ये भाई साहब भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, राजकुमार जी पढ़े लिखे नहीं थे हमारे, रिजोल्यूट थे भाई साहब, ठान के बैठे थे अब तो मदद लेकर रहूंगा, अपने पूरे गांव को बचा के रहूंगा, पूरे इलाके को, चंपारण को बचा के रहूंगा। बहुत बड़ा इलाका था वो, आज की तरह ऐसे डिवीजन नहीं था कि कंट्री स्टेट, स्टेट में सिटी गांव, वो अलग हिसाब थे उस समय। तो चंपारण एक बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट था, उसकी अपनी कैपिटल भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं माना भाई साहब, अड़े हुए थे, रिजोल्यूट थे। वो यहाँ पे कंप्लेन करने आए थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई तो मानेगा, तो किसी ने कह दिया होगा गांधी जी से बात करो, गांधी मानेंगे। तो हुआ क्या, वो आ गए गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा मुझे यार कानपुर जाना है, उसके बाद और अपॉइंटमेंट से वो गांधी जी के पीछे ही रहा। तो गांधी जी के साथ साथ भाई साहब और हफ्तों तक पहले वो कानपुर गए। फिर जहाँ जहाँ पे गांधी जी का अपॉइंटमेंट था कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, गांधी जी बड़े प्लान्ड थे, उनके कमिटमेंट रहते थे। अभी कानपुर में कन्वेंशन है, इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, लोगों को ये सिखाना है, वो सिखाना है। ऐसे करते करते हफ्ते बीतते गए। अपने अहमदाबाद के पास में आश्रम है गांधी जी का, वहाँ आ गए ये लोग। हफ्ते बीत गए। बाद में राजकुमार शुक्ला ने कहा साहब एक डेट फिक्स कर दो, मैं कब तक भटकता रहूँगा बताओ। उस समय फ़ोन और व्हाट्सएप तो था नहीं कि ये अपने गांव वालों को बता रहे होंगे, कहाँ से बताएंगे वो, ये वैसे ही गरीब आदमी है। उन्होंने कहा साहब डेट बता दो। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है, चलो एक डेट बता दी गांधी जी ने, फला फला की सच एंड सच डेट है, तब मैं ना कलकत्ता में हूँगा और कलकत्ता से फ्री होते ही तुम मुझे ले जाना। यही हुआ। कुछ दिनों बाद गांधी जी जब उस कन्वेंशन में थे, कलकत्ता गांधी जी पहुंचे, राजकुमार साहब बैठे हुए थे उकड़ू। उकड़ू आपको पता होगा, ऐसे बैठते हैं जो रोड के साइड में लोग, ठीक है, तो समझ जाओगे उकड़ू बैठना, किसी से पूछ लेना हिंदी में उकड़ू बैठना, ठीक है। घुटने ऐसे करके बैठ जाना, रोड के साइड में बंदे बैठते हैं बिना, या आप जब स्टूल पे बैठते हो किसी ज़मीन पे, तो वैसे बैठा हुआ मिल गया राजकुमार। जैसे ही गांधी जी फ्री हुए, कलकत्ता की जो भी मीटिंग थी, और राजकुमार जी उनको ले गए चंपारण। अब देखते हैं चंपारण में क्या हुआ। तो शुक्ला जी और गांधी जी डायरेक्टली नहीं पहुंचे थे सीधा चंपारण। ये जर्नी कैसे शुरू हुई समझो। कलकत्ता मैंने आपको बताया, कलकत्ता के बाद ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए भाई साहब पटना, बिहार की कैपिटल। पटना में एक राजेंद्र प्रसाद वकील साहब थे, उनके घर पे गए। अब आप सही सोच रहे हो, वकील साहब राजेंद्र प्रसाद जी, जी हाँ, इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, इन्हीं की बात हो रही है। उस समय नॉर्मल से एक वकील साहब थे, तो ये वकील साहब के पास लेकर गए राजकुमार शुक्ला। अब वकील साहब थे नहीं वहाँ पे उस समय, टाउन से बाहर गए हुए थे। तो जो बंदे थे उनके, जो भी बंदे रहे होंगे नौकर चाकर, उनने कहा ठीक है, ये कौन है, राजकुमार शुक्ला, वही किसान मिसान है, बैठ जा ज़मीन पे। ज़मीन पे बैठा दिया। उनको लगा गांधी जी जो भी हैं कौन है, ये होगा कोई वकील, तो लगा नहीं उनको लगा होगा कोई किसान गरीब, तो उसको भी ज़मीन पे बैठा दिया। पर चलो राजकुमार शुक्ला तो नाम शुक्ला है, ठीक है, तो मतलब अछूत नहीं है, लोअर कास्ट नहीं है, जनरल कास्ट का है, तो पानी पी सकता है हमारे कुएं से। जो साथ में आया है क्या गारंटी है उसकी कास्ट की, अगर वो अछूत हुआ तो गांधी जी को जमीन पे तो बिठाया ही, उनको कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया। क्या गारंटी है कि तुम अनटचेबल कास्ट के नहीं हो। तो ये जो फीलिंग है अनटचेबल होने की, जबकि आप अनटचेबल नहीं हो, और हो भी क्या यार, इंसान बराबर होता है ना, ठीक है जी, तो इंसान तो बराबर है। फिर भी गांधी जी ने फील किया ये होता है अनटचेबल होना, इसको मुझे दूर करना है। असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है, असली दुश्मन होता है गरीबी, ये भेदभाव कि हमारा अपना भारतीय जो है उसको हमने ये समझ के रखा है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद गांधी जी पहुंचे, या गांधी जी ने रुक किया मुजफ्फरपुर का। क्यों? क्योंकि देखो राजकुमार शुक्ला कितना भी सही हो, पर वो अनपढ़ था,
अनपढ़ आदमी आपको कितना टेक्निकल समझा पाएगा? नहीं। तो कुछ टेक्निकल जानकारियों के लिए, पूरी नॉलेज के लिए कि आखिर असल में मुद्दा क्या है। देखो, किसान अपनी परेशानी बताता है, अच्छी बात है, पर वो टेक्निकली नहीं बता सकता। टेक्निकली चाहिए प्रोफेसर लोग, पढ़े लिखे वकील लोग, इनको पकड़ो। तो ये भाई साहब ने सोचा, गांधी जी ने, चलेंगे अपन मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक पहचान के अपने प्रोफेसर साहब थे, JB कृपलानी। इनको टेलीग्राम भेज दिया गया। टेलीग्राम मतलब एक फास्ट लेटर। ये JB कृपलानी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं, जिनसे गांधी जी मिले थे टैगोर साहब भी इनके ज़माने के हैं, शांति निकेतन स्कूल में। ठीक है, तो टैगोर साहब गांधी जी के ज़माने में थे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत भी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी थे, टैगोर साहब, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, ये साथ के हैं। महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने लिखा हुआ है खूब लड़ी मर्दानी, सब एक ही टाइम के हैं। ठीक है जी। तो उस समय क्या हुआ था, तो टैगोर साहब का स्कूल था, वहाँ ये प्रोफेसर साहब से मिले हुए थे। ठीक है, तो इनको याद था, टेलीग्राम भेज दिया। हुआ क्या, रात को 12 बजे करीब मिडनाइट, 15 अप्रैल 1917 ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर। और ऐसे नहीं कि गांधी जी बस आए और आके सो गए। स्टेशन पे स्वागत करने के लिए प्रोफेसर साहब और बहुत सारे स्टूडेंट थे। यानी राजनीति में, इस देश की आज़ादी में स्टूडेंट का रोल हमेशा से रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट थे। पर गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके 2 दिन। कहाँ रुके? एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मलकानी, इनके घर पे रुके। गांधी जी बताते हैं ऑदर को उस इंटरव्यू के दौरान, ये इंटरव्यू ही चल रहा है, ठीक है, इंटरव्यू में गांधी जी बता रहे हैं, तो बताते हैं कि उस समय एक छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे में किसी ऐसे व्यक्ति को रोकना जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, ये बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत अजीब था। लोग डरते थे अपना एसोसिएशन रखने में ऐसे लोगों से जो होम रूल की बात करते हैं, जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते हैं। पर यहाँ के जो लोग थे, ये जो प्रोफेसर साहब थे, बड़े दिलेर थे और इन्होंने एक आज़ादी के परवाने को, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता है, एक ऐसा वकील जो कानून तोड़ने की दम रखता है, उसको अपने घर में पनाह दी। बड़ी हिम्मत का काम था। और गांधी जी आए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई खबर नहीं फैलेगी। हम भी जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, 2-4 पड़ोसियों को तो खबर पड़ जाती है। ये गांधी जी हैं भाई साहब। गांधी जी आए तो गांव के गांव को खबर पहुंच गई। गांव के लोग आने लग गए, वकील आने लग गए। अब देखो वकील से इनकी क्या बात हुई। तो दोस्तों, गांधी जी से मिलने बहुत सारे किसान तो आए, वकील भी आए। वकीलों ने गांधी जी को प्रॉब्लम पूरी बताई, जो मैं आपको बताऊंगा, पर यह भी बता दिया कि हम कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं। ये सुनते ही भाई साहब गांधी जी ने लताड़ दिया वकीलों को, मतलब प्यार से जो भी सुनाया कर रहा कि एक तो भाई साहब पहले ही जो हमारे किसान है वो परेशान है, उसके बाद तुम इतनी मोटी रकम वसूल कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है लॉ कोर्ट की, केस से कुछ होना नहीं है। मेन मुद्दा है हम भारतीयों के मन में, इन किसानों के मन में बैठा हुआ वो डर कि इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जो ज़मींदार हैं अंग्रेज़, ये पूरे वो भगवान बन के बैठ गए हैं कानून से ऊपर। वकील के पास जाओ तो वकील पैसा चार्ज करता है, कोई केस नहीं होगा। हमें किसानों के मन से डर को भगाना होगा। तो इस तरीके से गांधी जी ने वकीलों को कर लिया मोटिवेटेड। और फाइनली वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम। आइए समझते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि चंपारण की जो भी उपजाऊ ज़मीन है उसको बांटा गया था एस्टेट्स में। एस्टेट्स मतलब आप कह सकते हो जैसे पहले हमारे यहाँ मनसब हुआ करते थे, जागीर आप कह सकते हो कि भाई इतने फलाना हेक्टेयर इसकी हो गई, ये साइमन की हो गई, ये जॉन की हो गई, ठीक है, ये रॉबर्ट की हो गई, ये रिक्की की हो गई। ऐसे ज़मीन बांट दी जाती थी और ये ज़मीन के मालिक होते थे कोई ना कोई अंग्रेज। तो अंग्रेज ऑफिसर जो थे उन्होंने अपने आप में ज़मीन तो बांट ली, पर खुद कैसे खेती करेंगे, तो खेती के लिए पकड़ा हमको, हम भारतीयों को, कि तुम आके यहाँ पे खेती करो और तुम कहलाओगे यहाँ पे किराएदार। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मेरी ज़मीन पे खेती करोगे तो उसका मैं किराया लूँगा। तो ये किराए में पैसे नहीं मांगते थे, ये बोलते थे काम करो, तुम जितनी ज़मीन तुम्हारे पास है किराए पे उसका जो 3/20 है, यानी अगर 20 हिस्से करोगे तो 20 में से 3 हिस्से जो अप्रॉक्सीमेटली बैठता है 15%, इतने में तुम इंडिगो उगाओ और वो हमको दे दो, बात खत्म, कोई किराया मत दो। तो तुम्हारी जो ज़मीन है 15%, उस पर तुम जो खेती करोगे वो हमारी, वो इंडिगो उगाओ। ये किसानों की मजबूरी थी। क्यों थी, बात को समझना। इंडिगो एक ऐसी फसल है जो ज़मीन की उपजाऊ जो शक्ति है उसको ख़त्म करती है, फर्टिलिटी को, और पानी बहुत पेल के लेती है। यानी एक तो पानी बहुत ज़्यादा जाएगा, किसान के लिए वो परेशानी, प्लस ज़मीन खराब होगी। तो जब आज़ादी मिलेगी तब तक तो ज़मीन की वाट लग जाएगी और वैसे भी किसान गरीब बन जाएगा।
ठीक है, इंडिगो तो अंग्रेज ले गए, उसके बाद जो बाकी की ज़मीन है उसकी भी तो वाट लगेगी। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी, वो परेशान करते थे, उनको तो ज़रा क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो वो तो कह देंगे पोजीशन चेंज करके उगाओ, ज़रूरी थोड़ा ना एक ही जगह उगाओगे तुम, उनको तो बस अच्छी क्वालिटी चाहिए, वो बर्बाद कर देंगे। तो किसान बहुत परेशान था, मैंने आपको बताया, पानी लेगा ज़्यादा, ज़मीन को करेगा बदतर, बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्लस चाइना में बैन हो गया था उसको उगाना, इस ज़मीन वाले मैटर के चक्कर में, और देशों में बैन था, तो और मज़ा आ रहा था अंग्रेज़ों को उगवाने में कि बाहर बेचेंगे पैसा आएगा। लेकिन एक ट्विस्ट आया, सब कुछ चल रहा था, किसान परेशान था पर झेल रहा था। एक चेंज आया, जर्मनी ने रिसर्च कर ली और सिंथेटिक इंडिगो बना दिया, यानी खेत में उगाने की ज़रूरत नहीं है, मशीनों से बनेगा। अब जो ये अंग्रेज़ है इनका दिमाग खराब, अब कैसे पैसा आएगा, तो इनने किसानों को उल्लू बनाया। इनने कहा कि ठीक है एक काम करो, हम तुमको इससे मुक्त करते हैं, एग्रीमेंट है, तुम पैसा दे दो हमको। अब कुछ किसान मान गए, वो कहते हैं ठीक है यार, परेशान तो वैसे ही थे 15% से, दे देंगे जैसे तैसे पैसा। कुछ नहीं माने, कुछ नहीं कहा, माई बाप कहाँ से लाऊं मैं पैसा, ये समझ में आता है, पर अब मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। कुछ लोग नहीं माने, जो नहीं माने वकील के पास गए, तो वकील आपको पहले ही पता है चार्जेस ले रहे हैं, अंग्रेजों ने ठग रख लिए, ठग मतलब उल्लू बनाने वाले। तो इस तरीके से ज़बरदस्ती से कैसे भी जो गरीब किसान हैं उनसे एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया जा रहा था कि अब ज़मीन पे इंडिगो नहीं उगेगा, लेकिन एक बहुत ही मोटी रकम रख दी गई थी कि तुमको टैक्स के रूप में पे करना है, यानी 100% ज़मीन पे खेती तुम करो, खेती तुम रखो। पर इतना मोटा टैक्स था, इतना मोटा किराया वो लोग ले रहे थे, रेंट वो लोग ले रहे थे, किसान नहीं दे पा रहे थे। और इसी कश्मकश में, इसी परेशानी में एंट्री होती है हमारे हीरो बापू की। अब देखते हैं बापू ने क्या सोल्यूशन किया। अब चंपारण में गांधी जी ने कैसे शुरू किया देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने अंग्रेज़ों से बात करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों में सबसे पहले शुरुआत की जो सेक्रेटरी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, यानी वो अंग्रेज़ ज़मींदार, उनकी एसोसिएशन थी, तो भाई डायरेक्ट वहीं से बात कर लेते। ठीक है, अगर वो लोग बात करते तो कि भाई साहब क्या मुद्दा है, क्या कर रहे हो, ये छोड़ दो हमारे किसानों को। वो भाई साहब ने कहा, जो ये सेक्रेटरी थे, हम बाहर वालों को जानकारी नहीं देंगे, सीधा मना। गांधी जी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारे सीनियर को पकड़ते हैं। तो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, उस समय देखो हिसाब किताब अलग था, डिस्ट्रिक्ट की अपनी कैपिटल होती थी, डिस्ट्रिक्ट एक डिवीजन के अंडर आती थी। तो चंपारण जो थी वो आती थी तिरहुत डिवीजन के अंडर। तो भाई साहब तिरहुत को पकड़ो। तिरहुत डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे, ठीक है, यहाँ कमिश्नर आएगा, जो कमिश्नर थे उनके पास पहुंच गए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना डिवीजन का कोई एमएलए या एमपी होता है, वैसे ही यहाँ पर कमिश्नर के पास पहुंच गए। वो भाई साहब ने सिर्फ मना नहीं किया, उन्हें धमकी दे दी, एक तरह से गुंडागिरी की, धमकी दे दी कि तिरहुत से ही निकल जाओ, चंपारण नहीं तिरहुत से ही निकल जाओ, मेरे इलाके में मत दिखना। अब गांधी जी ने कहा बहुत गलत है यार, ये तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो रुको, छोड़ूंगा नहीं इन द सेंस, अब तो मैं और डर निकाल के रहूंगा अंग्रेजों का। फिर ये भाई साहब ने तय किया आप चलेंगे मोतीहारी। मोतीहारी चंपारण की कैपिटल, मैंने कहा ना डिस्ट्रिक्ट की भी कैपिटल होती थी, मोतीहारी थी भाई साहब कैपिटल। वहां पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे गए, वकील स्वागत करने को तैयार, बापू आए हैं, हम साथ देंगे बापू का। उस समय एक, ये आपकी किताब में नहीं लिखा, मैं बताता हूँ आपको, गूगल किया मैंने भी, गोरख प्रसाद जी थे, इनके घर पे गांधी जी रुके थे और इनका घर बन चुका था हेडक्वार्टर्स। अब देखो कैसे हेडक्वार्टर्स काम करता है। तो दोस्तों अभी गांधी जी ने अपना हेडक्वार्टर बनाया ही था, हुआ क्या, एक खबर आई पास वाले गांव में किसी जो पीसेंट है, जो किसान है, उसके साथ अन्याय हुआ था कुछ लेकर, ये जमीन वगैरह को लेके। गांधी जी सुबह हाथी पे बैठ के निकले, सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं गांधी जी, समझना, हाथी पे बैठ के निकले। अब भाई साहब वो कास्ट वगैरह का इशू आएगा, अंग्रेज चाहते होंगे कि हमारे पास ही हो हाथी, ठीक है, अब हाथी पे निकलेंगे तो और ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, पहले ही अटेंशन कम नहीं था। तो जब हाथी पे निकले उस गांव को जाने के लिए, एक पुलिस वाला आता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मैसेंजर है, वो आता है अपनी गाड़ी में, गांधी जी को ओवरटेक करता है। ऑफकोर्स हाथी की स्पीड ही क्या है, उनको कहता है नीचे आपको उतरना पड़ेगा, अपनी गाड़ी में बिठा के गांधी जी को वापस लेके आता है। ये रहा, वापस लेके आया और एक नोटिस दे दिया। नोटिस में लिखा था क्विट करो, आपको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा जो सब आप कर रहे हो, ये रिपोर्ट्स मंगा रहे हो, गांव जा रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो, करना ही पड़ेगा। गांधी जी ने भी लिया है, कागज लिख दिया, नहीं मानता जा ठीक है, आई विल डिसोबे द ऑर्डर। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से आपके मुंह पे कह देंगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो, बहुत ही प्यार के साथ। ये गांधी जी का स्टाइल था, हमारे बापू का। तो बापू ने यही किया, एक रिसीट दे दी। उसके बाद क्या होना था, जो हर बार होता है भाई, समन्स आ गया एक
ठीक है, ये समन्स, ये स्पेलिंग ऐसी है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, याद रखना। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, याद रखना, स्पेलिंग ऐसी है। कभी अगर अच्छी ग्रामर पढ़ोगे आप तो आप समझ पाओगे। ठीक है जी। समन्स, तो एक समन्स आ गया भाई साहब कोर्ट से कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हो जाएंगे। गांधी जी उस रात सोए नहीं, पूरी प्लानिंग भाई साहब, ऐसा नहीं है कि लालची आदमी है, डरपोक है, नहीं, प्लानिंग भाई साहब पूरी रात को सोए नहीं। टेलीग्राम लिखना शुरू, पहला टेलीग्राम राजेंद्र प्रसाद जी को, वकील लेके आ जाओ, सारे वकीलों को मंगा लिया बैकअप के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसके बाद आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि अगर मैं जाता हूँ, अरेस्ट होता हूँ, मुझे कुछ पनिशमेंट मिलती है, गारंटी नहीं थी वापस आएंगे नहीं आएंगे, जेल जाना पड़ेगा, ये तो चाहते ही थे जेल जाना, प्लानिंग तो थी। तो इंस्ट्रक्शन भेज दिए, अगर मैं नहीं आता हूँ तो आपको ये काम निपटाने हैं। और जो उस समय ब्रिटिश वाइस रॉय थे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने इन्हीं को कहा होगा, लॉर्ड कैल्मस्फोर्ड, वाइस रॉय को पूरी रिपोर्ट भेज दी कि ये मुद्दा है, मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि वाइस रॉय उनके जनरली फ्रेंड थे, सबको पता था कि यार बापू है, आज़ादी पाके रहेंगे, अफ्रीका में भी करके आए हैं ये 1915 में लोगों को मोटिवेट। वाइस रॉय को रिपोर्ट भेज दी, पूरा पैकअप, सब कुछ तैयार हो गया, फील्डिंग सेट हो गई। सुबह सुबह भाई साहब खबर आग की तरफ फैल चुकी थी। सबको ये नहीं पता कि कौन है बापू, अफ्रीका में क्या करके आए हैं, फेमस है, वकील है, कुछ नहीं पता। ये पता है एक बंदा हमारी मदद कर रहा है और ये फंसा हुआ है अभी कानून में और हम इसको बचाएंगे। पूरा जो एरिया था जहाँ पे अभी ये हैं पूरा भर गया किसानों से। पुलिस का दिमाग खराब भाई साहब। ये गब्बर इज बैक अगर आपने देखी हो ना, लास्ट में होता है ना, अक्षय कुमार को बचाने के लिए पूरा यूथ पावर आ जाता है, दिखा देंगे सर यूथ पावर, प्रेसिडेंट को आपको माफ करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ। तो जैसे उसमें होता है ना, अक्षय कुमार ने शांत करवाया था पुलिस को, जनता को, तब जाके पुलिस फांसी दे पाई थी अक्षय कुमार को। सेम गांधी वाला केस हुआ, गांधी जी ने हेल्प की पुलिस की, भीड़ को शांत किया, देखो शांति बनाए रखो, मुझे जाने दो कोर्ट। तब जाके भीड़ शांत हुई और गांधी जी को अदालत तक ले जाया गया। अब देखो अदालत में कैसे मजे लेते हैं गांधी जी। तो दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी लगे रहो मुन्ना भाई, कैसे गांधी जी जो गांधीगिरी करते हैं और मजे ले लेते हैं बाकी लोगों के, सेम वैसा ही हाल है। कोर्ट में देखो हुआ क्या, इतनी सारी भीड़ देख के जो सरकार जिसने केस किया था बहुत जोश में, अरेस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके तो हक्के बक्के हो गए, वो लोग चौके छूट गए समझो, उनका दिमाग खराब। अब क्या करें, उनने का टाइम मांगते हैं, बात करेंगे सीनियर्स से। तो जो सरकारी वकील होता है जिसको हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसने भाई साहब मांग लिया जज साहब से कि साहब थोड़े से दिन दे दो, केस टाल दो। गांधी जी ने कहा नहीं, फैसला तो आज ही होगा, जो है सजा देनी है दे दो, आज ही दो। लेकिन गांधी जी को पता था ये लोग फैसला ले नहीं पा रहे क्योंकि ये हक्के बक्के रह चुके हैं, इनका दिमाग खराब हो चुका है, इतनी सारी भीड़ देख के क्या करें। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं जी डिले तो नहीं होगा भाई साहब। गांधी ने देखो सीधा सीधा कह दिया, हाँ जी मेरी गलती है, मैं कंफ्यूज्ड था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या तो मैं एक लॉ ब्रेकर बन जाऊं, कानून तोड़ के, ये एक वकील होते हुए कानून तोड़ के एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दूं, या कानून की मान लूं लेकिन मेरी ज़मीर को मैं छोड़ दूं, मैं देखूं कि इंसानियत और मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, किसान को मेरी ज़रूरत है, और मैं कानून न तोड़ूं, तो ये भी गलत है। मैंने अपने ज़मीर की सुनी, जो भी मुझे सज़ा मिलेगी मंजूर है। देख रहे हो गांधीगिरी का कमाल, लोग तो सुन रहे थे ये बातें। ठीक है, वकील का दिमाग खराब, जज का भी दिमाग खराब। जज ने कहा ठीक है एक काम करो, 2 घंटे अपन बात करते हैं, 2 घंटे बाद आप बेल के लिए अपील कर दो, 2 घंटे की बेल मांग लो। गांधी जी ने वो भी नहीं मांगी, उन्होंने कहा नहीं जी मैं 2 घंटे वेट कर लूंगा, आप मुझे मुलजिम समझ के रखो, 2 घंटे बाद देखेंगे। भाई आए जज साहब 2 घंटे बाद, अब फैसला तो कुछ था नहीं, उन्होंने कहा एक काम करो, कुछ दिनों के लिए आप आज़ाद हो। ठीक है, मतलब केस नहीं टाल रहे हैं, केस चालू रहेगा, लेकिन आप आज़ाद हो और फैसला आएगा कुछ दिनों बाद, एक तरह से टालना ही हुआ। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई। अब गांधी जी आए बाहर भाई साहब ये वकील लोग, याद है मैंने कहा था रात को फील्डिंग सेट कर दी पूरी, राजेंद्र प्रसाद को बुलाया था, क्यों बुलाया था अब देखना। अब गांधी जी पहुंचे वकीलों के पास, राजेंद्र प्रसाद जी माननीय हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, ऐसे बहुत सारे वकील थे। उन सबसे गांधी जी ने पूछा, मान लो मैं अभी अरेस्ट हो जाता तो आपका आगे क्या था, व्हाट वुड बी योर स्टेप 2, आप क्या करते अगर मैं अरेस्ट होता। वो कह रहे थे, सब लोगों ने कहा लीडरशिप होती नहीं, डायरेक्शन होता नहीं, तो घर चले जाते जैसे बाकी सब जाते। फिर गांधी जी ने बोला, अच्छा मतलब अगर मैं अरेस्ट होता तुम घर चले जाते, इनका क्या, इन किसानों का क्या जो इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि उनको न्याय मिलेगा। अब सब वकील साहब ने कहा रुको हम डिसाइड करते हैं, कुछ सोचते हैं। सब लोग साइड में गए,
ठीक है, आपस में बात की, यार बात तो सही है, ये बंदा दूर से आया है, ये बंदा गुजरात से आया है और अभी अभी जेल जाने को रेडी था, और हम भाई साहब हम इसी जगह के हैं और हमको तो क्रेडिट भी मिल चुका है। गांधी जी को उस समय अभी क्रेडिट तो अभी अभी मिला था ना, इतने सालों से, इतने जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है, इन्हीं वकीलों को तो क्रेडिट था, राजेंद्र प्रसाद जी को, बृजकिशोर बाबू को, हमारे मौलाना मजरुल हक को, कि भाई सब ये लड़ रहे हैं किसानों के लिए। फिर उन्होंने सोचा यार क्रेडिट हमको मिल रहा है, इलाका हमारा, किसान हमारे पड़ोस के, खाना हम खाते हैं इनका उगाया हुआ, और आदमी दूसरा वाला काम कर रहा है और हम ही बैठे हुए हैं। तो वो आए, उन्होंने बापू को कह दिया, देखिए हम शर्मिंदा हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, अब हम आपके साथ जेल जाने को भी तैयार है। गांधी जी ने कहा अब तो हम जीत गए, अब बाद में नहीं जीतेंगे, तुमने कह दिया ना, अब बस जीत गए। उन्होंने लिस्ट बनाई और प्लान आउट कर दिया। देखो गांधी जी बहुत ज्यादा प्लान्ड है, हम या अंग्रेज जहां पे सोच खत्म होती है ना अंग्रेजों की, उससे ऊपर गांधी जी सोच के बैठे थे। वो पहली बार अटेम्प्ट था, अरेस्ट होते ना तो भी वो जीतते, हार के जीतने वाले को महात्मा गांधी कहते हैं। उनने पूरा प्लान कर लिया, सबके नाम जोड़ियां बना डाली, आप और आप अभी अरेस्ट होंगे, उसके कुछ दिनों बाद ये अरेस्ट होंगे, फिर कुछ दिनों बाद ये अरेस्ट होंगे, कब किसको अरेस्ट होना है, जानबूझ के कानून तोड़ के, ये गांधी जी का प्लान था। वो किसानों को ये प्रूव करना चाहते थे कि आप डरो मत यार, देखो कानून तोड़ के आया ना, कुछ हुआ नहीं, झुका दूंगा इनको, सविनय अवज्ञा, प्यार से कानून तोड़ेंगे। ये भाई साहब गांधी जी का एकदम प्लान चल रहा था और ऐसे इंस्पिरेशन हो गई। अब बात करते हैं आगे कहानी की। तो दोस्तों वकील तो हो गए मोटिवेटेड, अब बहुत अच्छे से काम चालू होगा। मैंने कहा था, जज साहब ने कहा था कुछ दिनों बाद फैसला आएगा, कुछ दिन हो गए, जज साहब का लेटर आया कि जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा है कि गांधी जी को छोड़ा जाए। गांधी जी छूट गए, केस खत्म, प्रूफ हो गया कि कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, इसके अब आ गया जोश, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग मतलब जो वकील साहब है, गांधी जी हैं, पूरे गांव में, पूरे इलाके में जितने केसेस थे कि भाई किस किस के साथ अन्याय हुआ है, किस किस से रेंट ज़्यादा मांगा गया है, सारे जमा हो गए। 10,000 रिपोर्ट्स रिटर्न, इसके अलावा अलग अलग सबूत, गवाह, उसकी रसीद बनाई गई, हिसाब लगाया गया, सब कुछ ऐसे करते करते पूरा पहाड़ बन गया, कंपाइलेशन हो गया। अब हुआ क्या, ये सब पता चल रहा था अंग्रेजों को कि यार ये सब कुछ हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो एलजी जो थे, जो मैं बता देता हूँ आपको नाम, सर तो ये लगा देते हैं हम नाम, एडवर्ड गेट ये नाम है, सर तो बोल दिया जाता है, ठीक है, जैसे मिस्टर बोलते हैं वैसे सर बोल दिया जाता है, बेसिकली ये नाम है। एलजी ने बापू को बुलाया, 4 बार इनके इंटरव्यूज हुए, इंटरव्यू मतलब 4 बार लंबी लंबी बातचीत हुई, बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, फाइनली तय हुआ कि भाई ऑफिशियल कमीशन बनेगा। एक कमीशन मतलब एक बैठक होगी, समिति बनेगी, कुछ अंग्रेजी ऑफिसर होंगे, कुछ आपके वाले वकील होंगे, और जो हमारे किसान भाई हैं उनके अकेले प्रतिनिधि करेंगे हमारे बापू होंगे वकील किसानों के, और बाकी के वकील क्या होंगे, वो समिति का हिस्सा होंगे जो अपनी राय देंगे। इस तरीके से एक कमेटी बन गई। सोचा था आपने, जब मैंने आपको कहानी बताई थी कि ये गांधी जी के इतना लंबा टाइम ले जाएगा, गांधी जी को भी क्या लगा था, जाना है प्रॉब्लम सॉल्व करके आना है। पर आपको पता है जो कमेटी वाला काम चला, लगातार जब बापू चंपारण में आए उसके बाद 7 महीने वो लगातार रुके, उसके बाद छोटे मोटे विजिट चलते रहे, 10 दिन 5 दिन, ऐसे करते करते टोटल गांधी जी की जिंदगी का इतनी महान जिंदगी का पूरा 1 साल, करीब करीब आप कह सकते हो 7 महीने, और उसके बाद अगर आप करीब करीब 5 महीने ऐड कर दो तो लगभग 1 साल गांधी जी का चंपारण की धरती पे बीता है। पॉलिटिकली आज़ाद करवाया, दिमाग से जो गुलामी की जंजीरें उनको दूर किया, और आगे आप सोच भी नहीं सकते बापू ने इतना कुछ किया। अब देखना आगे क्या होता है, फिलहाल यहाँ तक समझ लो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होगा क्या कि ये तैयारी हो गई, कमीशन बन गई, गांधी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसानों का। अब क्या हुआ, जब इतना सारे दिए गए सबूत तो अंग्रेज मान गए हाथ जोड़ के, भाई साहब आप सही कह रहे हो, ये जो इतने सारे सबूत हैं ये सही है, हम पेमेंट करने को रेडी हैं। अब कायदे से अगर गांधी जी चाहते तो पूरा पेमेंट वसूल कर लेते, जितना भी अंग्रेजों ने लोगों से जबरदस्ती हड़पा है रेंट एग्रीमेंट के नाम पे कि आप इतना पैसा हमको एक बार में दो, आप एग्रीमेंट से फ्री हो, जमीन आपकी, पूरा वसूल कर सकते थे। पर गांधी जी ने नहीं किया, गांधी जी ने कहा मुझे पूरा 50% चाहिए। वो लग रहे थे कि एक राइटर कहते भी हैं कि हाँ भाई गांधी जी लग रहे थे कि एकदम जोश में है, ले ही लेंगे पैसा। फिर भी अंग्रेजों ने ट्राई किया कि नहीं जी हम तो 25% देंगे। अंग्रेज शौक, गांधी जी ने हाँ बोल दिया, सबका दिमाग खराब, ऐसा कैसे। तो गांधी जी ने बाद में बताया, देखो समझो ये जो फैसला है ये अंग्रेजों की तरफ से दिलवाया मैंने 25% का,
इससे हुआ क्या? बात पैसों की नहीं है 100%, 50%, 25%। बात ये है कि भाई अब अंग्रेज का जो डर है कि भाई अंग्रेज भगवान है, कानून से ऊपर है, ये जो डर है ये गांव के लोगों के मन से खत्म हो गया। और बाद में क्या हुआ? बाद में इसी डर के खत्म होने के साथ कुछ सालों बाद ये जो सब अंग्रेज जमींदार थे ये चले गए और हमारे भारत के किसानों की, चंपारण के किसानों की जमीन किसानों को वापस मिली। ये होती है आज़ादी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, मैंने कहा था ना ये जो छोटे छोटे विजिट्स है ये क्यों थे? 7 महीने का काम समझ में आता है, क्योंकि गांधी जी पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए थे। देखो, देश को दूसरे से आज़ादी दिलवाना कंप्लीट सक्सेस नहीं है। गरीबी से, गंदगी से, भेदभाव से, अशिक्षा से, अज्ञान से आज़ादी दिलवाना ही सच्ची आज़ादी है, जिस पे हम आज भी काम कर रहे हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल कैसे ये वाली आज़ादी जो मैंने अभी बताई, सच्ची आज़ादी, ये गांधी जी ने दी चंपारण को। अब तो दोस्तों मैंने कहा था ना, गांधी जी ऑर्डिनरी नहीं, ऐसे ही उनके फोटो नहीं है हमारे नोट पे। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से पीछा नहीं छुड़ाया, उन्होंने गांव का उत्थान किया। कैसे किया समझना। वो समझ गए यहाँ पढ़ाई की हालत खराब है, यहाँ हेल्थ की हालत खराब है, दोनों हमको ठीक करनी है। पढ़ाई की हालत के लिए उन्होंने कहा यार मेरे को चाहिए टीचर्स, कौन करेगा फ्री में सेवा। तो उनके 2 नए नए शिष्य थे, महादेव देसाई और ये हमारे नरहरि पारेख। ये नए नए बने थे शिष्य, ये अपनी अपनी पत्नियों को लेके आ गए, ये हम सेवा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी थे, बॉम्बे से, पूना से, अलग अलग जगह से लोग आए कि चलो ठीक है, बापू कह रहे हैं ना हम आएंगे, हम सेवा करेंगे, हम स्कूल चलाएंगे। देवदास और बा आ गई। देवदास गांधी जी के सबसे छोटे लड़के हैं, 4 बच्चों में सबसे छोटे जो बच्चे हैं वो हैं देवदास और मिसेस कस्तूरबा गांधी हमारी बा के बारे में जानना हो तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, काका कालेलकर का चैप्टर है बा, कस्तूरबा के बारे में। आय हाय क्या सफाई करती थी, माँ की तरह सबको प्यार करती थी। वही किया उन्होंने, आश्रम की जो सफाई थी वो सारे नियम सिखा दिए। स्कूल में सब लोगों को कैसे सफाई रखते हैं, कैसे पब्लिक वॉशरूम्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हाथ धोए जाते हैं, कैसे वॉशरूम्स को मेंटेन करें, एक एक चीज़ जो सफाई से रिलेटेड है, कैसे झाड़ू पोछा बराबर होना चाहिए, कैसे गार्डनिंग होना चाहिए, सब कुछ इन्होंने बा ने सिखा दिया, सफाई के तौर तरीके। गांधी जी ने कहा यार हेल्थ की भी हालत ख़राब है, क्या करें, यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। एक डॉक्टर मिल गया वॉलंटियर करने को 6 महीने। उसने कहा बाबू 6 महीने मैं सेवा करूँगा। दवाइयों के नाम पे 3 चीज़ें दी। कैस्टर ऑयल एक तरह का तेल होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अरंडी। अरंडी एक चीज़ होती है, उसका तेल। एक होता है किनाइन, ठीक है। एक होता है हमारा सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है, सल्फर का बना हुआ एक मरहम था। 3 चीज़ें दी। इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इलाज करता था। कैसे? जैसे मान लो कोई आया, उसको नॉर्मल सा बुखार है, जीभ है ना सफ़ेद पड़ गई है, उसको कैस्टर ऑयल दे दो, ठीक हो गया। अगर उसको मलेरिया के सिम्टम है, कैस्टर ऑयल में किनाइन मिला के दे दो। अगर उसको स्किन में प्रॉब्लम है, कैस्टर ऑयल में सल्फर का ऑइंटमेंट मिला दो। तो इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल के भाई साहब इलाज चल रहा था। इतनी हालत नहीं थी। पढ़ाई की मैंने बता दिया, हेल्थ का मैंने बता दिया, इकोनॉमी की भी बात लगी थी, लोगों पे पैसा नहीं था। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। चंपारण में गांधी जी सुबह नहाने जा रहे थे। वो देखते हैं कि एक औरत है, वो है ना ट्रेन गुजर रही है ऊपर पुल से, और वो औरत पानी में है, वो पानी से निकल नहीं पा रही है। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो औरत के पास एक ही साड़ी थी। उसको नहाना ऐसे टाइम पे होता था कोई आए नहीं, और अगर ट्रेन निकल रही है तो वो औरत को पानी में रुकना पड़ेगा बहुत देर। ट्रेन निकलेगी, कोई नहीं होगा, तब जाके वो चुपचाप पानी उस निकल पाएगी उस पानी से, और वो अपनी एक साड़ी फटी हुई उसको पहन पाएगी। कस्तूरबा को दिखाया था औरतों ने वहाँ कि हमारे पास एक साड़ी है। सोचो एक साड़ी, हमारे पास 4-5 शर्ट्स होती है तो भी हम सोचते हैं यार ये पहन के बोर हो गए और शर्ट्स चाहिए, वहाँ एक साड़ी। और उस इंसिडेंट के बाद जब गांधी जी ने देखा कि यार यहाँ पे पहनने को, मेरे देश में लोगों के पास पहनने को एक साड़ी है, एक, औरतों को, वो भी औरतों के लिए तो और कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। तब आपको पता है गांधी जी उस समय 2 वस्त्र पहनते थे, एक धोती पहनते थे और एक ऊपर से कपड़ा पहनते थे। कोट वोट तो छोड़ चुके थे, उनको पता था अंग्रेजों से लड़ना है तो देसी लिबास में लड़ना पड़ेगा, कोट पैंट पहन के नहीं। लेकिन वो 2 कपड़े जो पहनते थे ना, उस दिन चंपारण में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मन में ये कह दिया, जब तक मेरे देश के एक भी नागरिक ऐसा है मेरे देश में जिसके पास एक कपड़ा है, फटा हुआ है वो भी, तब तक मुझे हक नहीं है कि मैं 2 कपड़े पहनूं तन पे। और उस दिन के बाद गांधी जी ने ऊपर कपड़ा नहीं पहना, कितनी भी सर्दी हो। चाहे विंस्टन चर्चिल से वो लंदन में मिलने गए थे, उस समय भी ऊपर कपड़ा नहीं पहना था उन्होंने, सिर्फ धोती पहन के घूमते थे और दिखाते थे इस दुनिया को, ये मेरे को गरीबी दी है हमारे देश को अंग्रेजों ने। तो ये इंसिडेंट था। तो गांधी जी समझ गए इकोनॉमी की वाट लगी है, तो गांधी जी सेवा जारी रखी, खादी वगैरह जो भी सिखाया होगा।
लेकिन आश्रम पे भी नजर दी भाई साहब। आश्रम में जो टाइम टू टाइम लेटर जाते थे, हिसाब बताओ। फिर गांधी जी सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। तो उस समय आज वाले वॉशरूम्स नहीं होते थे कि गए और फ्लश किया, खत्म। फ्लश वाला सिस्टम नहीं था उस समय, था ट्रेंच वाला सिस्टम। मतलब ऐसे गड्ढे बनाते थे, तो जो आजकल जो फ्लश वाला काम होता है ना, फ्लश के लिए वो सब डाला जाता था। स्टूल, ह्यूमन का जो स्टूल है, जो चीज़ फ्लश होनी है वो डलता था, और बाद में उसमें मिट्टी डाल के कवर करते थे, फिर नए गड्ढे खोदना होते थे। तो गांधी जी को याद रहता था, वो लेटर में लिखते थे कि गड्ढे भर गए होंगे और गड्ढे भरने वाले हैं, बदबू आ जाएगी, अगले वाले कर दो, क्या हिसाब किताब है। सब कुछ टोटल प्लानिंग के साथ चल रहा था। अब एक आखिरी आपको इंसिडेंट बताता हूँ जो फिनिशिंग टच दे देगा इस चैप्टर को। आइए आखिरी इंसिडेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस चैप्टर के फिनिशिंग टच का। गांधी जी का जो व्यू था वो समझो। गांधी जी का जो व्यू था वो ये नहीं था आए पॉलिटिक्स करी, अंग्रेजों को भगाया, फिर हो गया महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, चलो। उनका व्यू था एक एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना। जो आज हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, समझ लो कॉन्सेप्ट। आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्मनिर्भर एक एक भारतीय, तब जाके बात होगी। उनका मोटिव सिर्फ ये नहीं था कि है ना भड़का दो लोगों को, मारपीट करवा दो, लोगों के मन में गुस्सा भड़का दो, नाराजगी भड़का दो, नहीं। वो चाहते थे कि आदमी जो खुद को कमज़ोर समझ के बैठा है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ, ज़मींदार के सामने मेरा क्या होगा, वो आदमी सोचे कि यार ये जो आया, गांधी आया बाहर का, इसने कानून तोड़ा, ये बच गया, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, क्यों ना मैं आवाज़ उठा पाऊँ। वो वकील सोचते कि जब उन्होंने कहा था ना आप चले जाते तो कुछ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों। वकील सोचते कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो जब एक इंडिविजुअल, गांधी जी का व्यू ये नहीं था कि ऐसी आज़ादी मिल जाए, जब एक एक इंडिविजुअल इस बात को समझ लेगा कि हाँ हम आत्मनिर्भर हैं और वो खुद को आज़ादी दिलाएगा, तो हमारी सच्ची आज़ादी होगी। वो होती है सच्ची आत्मनिर्भरता। ये ज्ञान उन्होंने वकीलों को भी सिखाया। कैसे सिखाया समझना। जब ये चंपारण का एक्शन चल रहा था तो शुरुआत में एक बंदा आया, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, अंग्रेज थे, शांति दूत थे और बापू के फैन बन चुके थे। भाई साहब भक्त बन गए थे गांधी जी, क्या शांति दूत हो आप, ठीक है, मैं तो बस आपका अनुसरण कर रहा हूँ। वो आया मिलने, ठीक है। अब समझना ये अंग्रेज है, पावरफुल आदमी है, पैसिफिस्ट। सारे वकीलों के मन में लालच आ गया, जो बाकी सारे वकील थे, अगर बापू इसको रोक लें और ये हमारी साइड हो जाए तो हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। बात तो सही है, इधर इंडियन वर्सेस अंग्रेज, अब इंडियन प्लस अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज हो जाए तो कैसा रहेगा। बापू की पहले इतनी पहचान प्लस एक अंग्रेज पैसिफिस्ट अगर आ गया तो और काम हो जाएगा। ये भाई साहब फिजी जा रहे थे, पर ये खुद गांधी जी के भक्त हैं, ठीक है, तो इनका तो मन था रुक जाए। अब हम लोग हैं, हम लोग मान लो किसी के भक्त हैं, हम लोग मान लो अमिताभ बच्चन जी के भक्त हैं, ऋतिक रोशन के भक्त हैं, हम किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और हमारा जो हीरो है ऋतिक रोशन या अमिताभ बच्चन या जो भी हमें कह दे कि मेरे पास रुक जाओ, तो हम छोड़ देंगे। इंटरव्यू हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हम छोड़ देंगे ना कि भाई रुकने को मिल रहा है। ऐसा ही वो तैयार थे, पर गांधी ने कहा नहीं। बाद में गांधी जी ने वकीलों को समझाया वो अंग्रेज है, अंग्रेज की तो मदद लोगे तो कैसा बराबरी का मुकाबला। हमें आत्मनिर्भर बनना ही हमारी लड़ाई है। अंग्रेज की मदद से अंग्रेज के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो, रॉन्ग होगा, आत्मनिर्भर बनो। तो ऑथर कहते हैं लुइस फिशर कि इस तरीके से 3 चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। पहला सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना, भारत की आज़ादी और किसानों की मदद, ये सब कुछ कनेक्टेड था भाई। ऐसे ही नोट पे फोटो नहीं है गांधी जी की। कहना आसान होता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर इस बात को समझना क्या थे गांधी और उनका अनुसरण करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात पसंद आई। ऐसी ही बहुत ज़्यादा बड़ी बातों के लिए आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा लाइव बैच चलता है जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा सारे चैप्टर्स लाइव, प्लस आपको लाइव ग्रामर मिलेगी, राइटिंग पोर्शन की फुल टू प्रैक्टिस मिलेगी, रीडिंग की प्रैक्टिस मिलेगी, हिंदी क्लासेस इंग्लिश के साथ ऐसी ही फ्री मिलेगी। बैच ज्वाइन करने के लिए आप फ्री डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए नंबर गिवन है। धन्यवाद।